नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टीचर एकेडमी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम फिर से आप सभी के सामने सीडीपी का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग को 5 इयर्स के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने मिलेंगे दोस्तों, जो आप लोग के सीटेट के एग्जाम में आप लोग का बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है मैं आप लोग को एक एक करके बता रहा हूँ। और ये चूंकि आप लोग का मॉक टेस्ट होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग खुद से बनाइए। आप लोग का कितना सही होगा और कितना गलत होगा दोस्तों, ये कॉमेंट करने आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों एक कॉमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। देखिए सवाल में है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी चरण को क्या कहा जाता है, जो प्रतीकों भाषा के उपयोग से पहचाना जाता है। वो कौन सा अवस्था कहा जाता है? क्या सेंसोरी मोटर कहा जाता है, क्या प्री ऑपरेशनल कहा जाता है, क्या ठोस परिचालन कहा जाता है, या औपचारिक परिचालन कहा जाता है? तो दोस्तों सेंसोरी मोटर मतलब होता है दोस्तों आप लोग का संवेदी गमक अवस्था। उसके बाद आप लोग का प्री ऑपरेशनल मतलब होता है दोस्तों पूर्व परिचालन की अवस्था। ठोस परिचालन हो गया, उसके बाद आप लोग का औपचारिक परिचालन हो गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटना होता है दोस्तों, ये आप लोग का दूसरी चरण की जो घटना होता है वो आप लोग का प्री ऑपरेशनल में होता है, यानी पूर्व परिचालन की अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2 सवाल की ओर। और नंबर 2 में आप लोग का है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करते हैं? कौन सा अवस्था हो जाएगा दोस्तों? पूर्व परंपरागत हो जाएगा, पारंपरिक होगा, उत्तर परंपरागत होगा, या अपरंपरागत होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पूर्व परंपरागत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 और तीसरा नंबर में आप लोग का दिया हुआ है कि एक समृद्धि कक्षा में योग्य समायोजन का एक उदाहरण क्या है? विकलांग छात्रों को समूह गतिविधियों से बाहर करना। ठीक है, ऑप्शन 2 में है कि एक छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समर्थन और संसाधन प्रदान करना, या आधारित कक्षाओं में छात्रों को विभाजित करना। और ऑप्शन 4 में दोस्तों आप लोग का विभिन्न शिक्षण शैलियों की अनदेखी करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एक छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के दिए गए अतिरिक्त समर्थन और संसाधन प्रदान करना। यह आप लोग का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 सवाल। और 4 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है कि समृद्धिकरण शिक्षा में मूल्यांकन की क्या भूमिका है? क्या भूमिका होता है कि उनकी क्षमताओं के आधार पर छात्रों को टैग करना। ठीक है, ऑप्शन बी में है कि व्यक्तिगत शैक्षणिक शैलियों को नज़रअंदाज करना। और ऑप्शन सी में है दोस्तों कि सभी छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन और समर्थन करना। और ऑप्शन 4 में है कि विकलांग छात्रों को मूल्यांकन से बहिष्कृत करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सभी छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन और समर्थन करना। यह आप लोग का समृद्धिकरण शिक्षा में मूल्यांकन की रोल है, या तो कह सकते हैं कि भूमिका है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, हिंदी भाषा शिक्षण में किसे संवादी, ठीक है, किसे संवादी गुरु कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है उत्तर देने वाला विद्यार्थी को कहा जाता है, गलतियां को सुधारने वाला विद्यार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन सी में है समूह में चर्चा करने वाला विद्यार्थी को कहा जाता है। और ऑप्शन 4 में दोस्तों आप लोग को विचारों को साझा करने वाला विद्यार्थी को कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण में जो संवादी गुरु कहा जाता है, वो आप लोग का दोस्तों समूह में चर्चा करने वाले विद्यार्थी को कहा जाता है आप लोग का दोस्तों क्या, कि संवादी गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 सवाल। और नंबर 6 सवाल में आप लोग का है कि प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों, ठीक है, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों की क्या पहचान होती है? वो आप लोग को ऑप्शन में यहाँ पर देखने मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन में है सिर्फ अध्यापक से स्वीकृति गतिविधियों को करने के अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन बी में कि सिर्फ तत्वों के प्रत्यास्मरण पर आधारित पद्धति कार्य देने चाहिए। ऑप्शन सी में है कि चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए और सभी कार्यों के लिए गहन एवं सतत निरीक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों प्रतिभाशाली और मेधावी जो आप लोग का विद्यार्थी होता है, उसका जो IQ लेवल होता है, यानी उसका जो बुद्धि लेवल होता है ना, जो वो लोग बुद्धि लब्धि होता है, वो आप लोग का 140 प्लस होता है। और वो आप लोग का दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चा होता है, या तो कह सकते हैं कि मेधावी छात्रा होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उनको दोस्तों आप लोग का चुनौती भरा यानी चैलेंजिंग भरा काम पसंद होता है, जिसमें दोस्तों आप लोग का क्या होता है, चुनौतीपूर्ण काम मिलना चाहिए उसको। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश उसको मिलना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों उसको आगे जाने में मदद मिलेगा। ठीक है, नंबर 7 और नंबर 7 में आप लोग का है कि भ्रांतियाँ। ठीक है, भ्रांतियाँ क्या है कि विद्यार्थियों में पैदा होना एक असामान्य है।
ऑप्शन बी में है कि अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। उसके बाद आप लोग का है कि पूरी तरह अतार्किक और निराधार है। और ऑप्शन 4 में दोस्तों अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए यह बाधक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम भ्रांतियां जो होता है वो अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 8, और नंबर आप लोग का एजर्सन और कथन से दिया हुआ है। तो नंबर 8 में आप लोग का दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाज लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का कथन में दिया हुआ है। और तर्क में दिया हुआ दोस्तों कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजने चाहते हैं। उसके बाद और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांत के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन ए में है कि ए और आर दोनों सही है, या आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी में दोस्तों आप लोग का ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन 4 में दोस्तों ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 9 सवाल की ओर। और नंबर 9 में आप लोग का दिया हुआ है कि पाठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम, उसके बाद और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? क्या गुणज वैकल्य के अभिलक्षण है, क्या वाचन वैकल्य के अभिलक्षण है, क्या स्वालीनता के अभिलक्षण है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रकार की जो आप लोग का अक्षरों का दर्पण या तो छवि भ्रम या तो उत्क्रमण, ये सब जो आप लोग का लक्षण होते हैं, ये जो आप लोग का अभिलक्षण होते हैं, ये आप लोग का वाचन से संबंधित होते हैं। तो वाचन वैकल्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोग का पढ़ने से संबंधित विकार हो उसको दोस्तों वाचन वैकल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 11। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? क्या संवेदना कहलाता है, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, क्या अभिप्रेरणा कहलाता है, या दोस्तों आप लोग का कल्पना कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नंबर 12 की ओर। और 12 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में पाई जाती है, केवल बिल्लियों तथा चूहों में पाई जाती है, केवल कलाकारों में पाई जाती है, या सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो दोस्तों ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है ना। मूल प्रवृत्ति की जो आप लोग का प्रमुख विशेषता होती है वो दोस्तों आप लोग का सभी प्राणियों में पाया जाता है। और ये दोस्तों क्या होता है, ये आप लोग का जन्मजात होती है और प्राकृतिक दोनों होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 13 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी में इससे वो अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। और ऑप्शन डी में दोस्तों कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसकी सहायता से दोस्तों क्या होता है, शिक्षण जो होता है दोस्तों वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 14 की ओर। और नंबर 14 में आप लोग का दिया हुआ है कि साहिल जिसका उम्र कितना है 13 वर्ष है, वो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, क्या किशोरावस्था में है, क्या युवावस्था में है, या बाल्यावस्था में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, जिसका उम्र जो होता है दोस्तों वो आप लोग का 13 से 18 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, तो दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है, वो बात बात में झगड़ा करता है और हमेशा क्या करता है, सही होने के लिए दोस्तों वो हमेशा क्या करता है, स्वयं को साबित करने के लिए वो कोशिश करते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नंबर 15 की ओर। और नंबर 15 में आप लोग का दिया हुआ है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या इसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्या इसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं, क्या इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या कोई भी नहीं कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाता है दोस्तों द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। आगे आप लोग का सवाल है नंबर 16। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा
75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो दोस्तों मानसिक आयु जो आप लोग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो आप लोग का होता है जो आप लोग का जिसमें दिया रहता है दोस्तों वर्ष, वो आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। जो दोस्तों आप लोग का इसमें निकालना है, जैसे 75 अंक यहाँ पर दिया हुआ है तो 75 आप लोग यहाँ कर दीजिएगा और नीचे में दोस्तों आप लोग 100 कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग को 25 बार में कट जाएगा 3 बार में, और ये 25 बार में कट जाएगा दोस्तों 4 बार में। 4 को 16 से कटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये 4 4 16 होता है। 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 4 तिया होता है 12, जो दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे टाइप में बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। 16 क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो जरूर से जरूर कमेंट कर दे और अपने मित्र यार को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।